आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर संख्या 1 भूगोल, यानी भूगोल की एनसीईआरटी का चैप्टर संख्या 1। शुरू में एक कहानी दी गई है ताकि विषय में एक अच्छी समझ बन सके। लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ पर्यावरण के विषय में बताया गया है कि आखिर पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसमें बताया गया कि मानव किस प्रकार से प्रकृति में अपने आवश्यकता अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित करता रहता है। यहाँ पर्यावरण के घटक दिए गए हैं और इनको आप एग्जैक्टली जैसे लिखा है इसी तरीके से परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण घटक में प्राकृतिक में जल मंडल यानी जल है, वायु है, यहाँ पे वायुमंडल, यहाँ पे स्थल है, स्थल मंडल, तथा सजीव यानी कि जल, वायु तथा स्थल तीनों मंडलों पर जो रहने वाले जीव हैं, जीवित प्राणी हैं, वृद्धि विकास करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं, तो वो निवास करते हैं। अब इसमें दूसरे घटक हैं मानव निर्मित घटक, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। ये मानव के द्वारा निर्मित किए गए, जो कि प्राकृतिक घटकों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं। अब एक तीसरा घटक आता है जो मानव खुद है। इसमें एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, तो आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ हैं। इसमें आप आगे भी जोड़ सकते हैं सांस्कृतिक और जैसे स्थितियों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे
कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है जीवी तथा अजीवी, जिसे यहाँ पर समझाया गया है। जीवी सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, अजीवी निर्जीव प्राणियों का संसार जैसे जल, जैसे स्थल, जैसे वायु। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से वायुमंडल, जयमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल के विषय में दिखाया गया है। नीचे इन सबको समझाया भी गया है, जैसे जलमंडल के विषय में पढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, क्योंकि वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब ये पर्यावरण के विषय में बताया गया है, इसमें जल, स्थल तथा वायुमंडल के विषय में। इसमें कुछ और बातें भी बताई गई, जैसे पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति कैसे होती है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनोर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो बताया गया कि मेरे आसपास की वस्तुएं, आसपास की जो भी कुछ घटक है वो सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। उन्हें सजीव निर्जीव में बांटा गया है। उसमें जैविक अजैविक घटकों में भी बांटा जाता है, जिसके विषय में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक शब्दावली है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपने केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कींकर और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे।
रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? अब इस पार्क को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर पेड़ हैं, झरना है, बत्तख है, फूल है, घासें हैं और यहाँ पर हिरन दिख रहा है और यहाँ पे गाय हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है। जैसे कि घास को हिरन खा रहा है, गाय खा रही है, तो घास पर हिरन और गाय निर्भर है। वृक्ष है, वृक्ष को नीचे जल है जो कि बह रहा है झरने के माध्यम से, और जल के द्वारा जो तालाब का निर्माण हुआ है उसमें बत्तखें रह रही, तो वो उनके लिए लाभकारी है। कमल के फूल खिले हुए, तो इस तरीके से ये जो भी कुछ जीव जंतु इसमें दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर है तथा इन सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला सूर्य वो कहीं न कहीं ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है सबके लिए, वो भी अत्यावश्यक घटक है। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन दी गई है, परिभाषा है पारितंत्र की, जिसे आप जैसा लिखा वैसा ही परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पर्यावरण पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ही संभव है। जानकारी और दी गई। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आपको बनता है कि इस बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ये पता करना कि इस बार के पर्यावरण दिवस का विषय क्या था। वस्तु विनिमय पद्धति के विषय में बताया गया है कि वस्तुओं की अदला बदली करके किस प्रकार से व्यापार किया जाता था जब मुद्रा का साधन वस्तुओं के विनिमय के लिए नहीं हुआ करता था, तो वस्तुओं का ही माध्यम से वस्तुओं के अदला बदली या फिर लेन देन किया जाता था। आज भी कुछ स्थानों पर ऐसे किया जाता है। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। यहाँ पे एक दिया है प्रश्न ऐसे कि जानते हैं क्या आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा कारण होगा इसके पीछे
तो यहाँ पे जलवायु कारण है कि गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, और जो तरबूज होता है वो मीठा, कहीं कहीं ठंडा होता है, पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है। गर्मी में पसीने के माध्यम से पानी जो होता है शरीर से ज़्यादा निकल जाता है, तो कहीं न कहीं वो जल की भरपाई भी करता है। दूसरा ठंडा होता है, और ठंडी सर्दी में भुनी हुई मूँगफली की वो खाते हैं तो वो गर्म होती है, इससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। तो यहाँ पे बनता है, आप मिजोरम के स्थान को देखें मैप में कि मिजोरम कहाँ पे है। मिजोरम की सीमा क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, या किसी देश से लगती है, या मिजोरम के जो आसपास के जो राज्य हैं कौन कौन से राज्य हैं, या जैसे मिजोरम में कौन सी पहाड़ी स्थित है, या मिजोरम में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इत्यादि। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूत दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप के चित्र बनाकर लाएं। यहाँ पे एक जानकारी और दिया है किस तरीके से हम अपने समझ को विस्तार कर सकते हैं। जैसे अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें एवं निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब ये आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, या उस समय उनका पसंदीदा फल, या गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे किस प्रकार बिताते थे। और ये सब जो जानकारी प्राप्त होती है दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो ऐसा कहा गया है बच्चों के लिए, और सामान्य रूप से जो बड़े लोग हैं वो भी चाहे तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, इससे उनके समझ में विस्तार होगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर पाठ में यथासंभव दिए गए हैं। जैसे पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पर्यावरण के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में बताया गया कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो सामान्य रूप से हम लोगों ने 3 घटकों के विषय में पढ़ा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। इसमें प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल के घटक। तो मानव निर्मित घटकों के अंतर्गत इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। तथा मानव निर्मित घटकों के अंतर्गत व्यक्ति, उसका परिवार, परिवार से बने समुदाय, समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म, और शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ, ये सब मानवीय घटक के अंग हैं या मानवीय घटक हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। अभी पिछले प्रश्न में इसका उत्तर था कि मानव निर्मित घटक के 4 उदाहरण परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक। स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों व खनिजों से बना होता है। इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ तथा विषम धरातल होता है। और ये जो स्थलाकृतियाँ हैं महाद्वीपों के अलावा महासागरों की तल पर भी पाई जाती हैं। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवी पर्यावरण यानी कि जैव मंडल के विषय में बताने की कोशिश कर रहा है वो। तो 2 घटक कौन से हैं? तो एक घटक है तो पादप एवं जीव जंतु जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं। जैव मंडल क्या है? तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, तथा
यहाँ पर स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ पे नीचे दिया है, प्रश्न है जैसे इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ताल भूमि गड्ढ जैसे गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है तो कहीं कहीं एक आर्द्र भूमि के रूप में इनका निर्माण हो जाता है और कुछ हफ्तों तक इसमें पानी या कुछ महीनों तक पानी इसमें बना रहता है, फिर एक समय पर सूख जाता है, फिर मौसमी दशाओं के कारण इसमें पानी भर जाता है। तो इसलिए ये हमेशा नहीं एक जैसा बना रहता है, जिस तरीके से कि मरुस्थल, वन या फिर नदियाँ या झरने इत्यादि जो कि प्राकृतिक परितंत्र के अंग होते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसमें स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, क्योंकि स्थल जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़ है, समुद्र है, इनका निर्माण तो मनुष्य ने किया नहीं। मनुष्य ने सड़कों का निर्माण किया है प्राकृतिक घटकों की सहायता से। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? पादप वृद्धि, फसल वृद्धि एक प्रकार से प्राकृतिक वृद्धि को दर्शाते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक वृद्धि होती है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण जो पर्यावरणीय घटक हैं, जो संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण वो कहीं न कहीं से सभी जीव जंतुओं के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं या फिर असमतापूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण है कि पर्यावरण के लिए खतरा है। सामान्य रूप से मानवीय जनसंख्या वृद्धि। जैव मंडल, तो इसमें बताना है कि ये किनसे इनको मिलेंगे, मैच करना है। तो जैव मंडल क्या है? तो जैव मंडल जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध है। नहीं। तो जैव मंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल तो वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम इससे मिला देंगे। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल क्या है? जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र है पर्यावरण। और एक चीज़ इसमें दिया है, जीवों और उनके परिवेश के बीच जो संबंध है वो क्या है? तो इसको पारितंत्र कर सकते हैं, और इसमें ऑप्शन में बना नहीं है। कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका उत्तर आपको शुरू में ही दे दिया गया था, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो मानव कार, मील, कारखानों तथा बर्तनों का निर्माण करता है, और जिस प्रकार से उसे कारों से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषित होती है, और कहीं न कहीं से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरणीय घटकों में परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। अच्छा, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आप आगे की कक्षाओं में आहार श्रृंखला या फिर इनके विषय में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे घास है तो उसको शाकाहारी जीव यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। घास जो कि प्राथमिक उत्पादक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता उनको खाते हैं, और उन शाकाहारी जीवों को जो मांसाहारी जीव हैं वो खाते हैं, तथा उन मांसाहारी या शाकाहारी जीवों को भी कुछ सर्वाहारी प्रकार के जीव होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादक को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि हमें अपनी मानवीय जो पर्यावरण के घटक है उनका निर्माण करने के लिए, जैसे घर बनाना है तो उनको लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लोहे की आवश्यकता पड़ती है, और पशुओं के माध्यम से या फिर मानवीय श्रम के माध्यम से भी हमको कहीं के अपने आसपास के जो घटक हैं, प्राकृतिक हों चाहे वो भौतिक हो, चाहे प्राकृतिक घटक हों चाहे वो मानवीय घटक हों, उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है।
एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। तो अपने हिसाब से आप इसके विषय में सोच सकते हैं कि आपको किस प्रकार के आदर्श पर्यावरण को ज़रूरत है। वैसे सामान्य रूप से आदर्श पर्यावरण का तात्पर्य इससे है कि पर्यावरण के जो घटक हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव के द्वारा, इन सभी में संतुलन बना रहे। तो उसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि जैसे कि क्या मुख्य कारण होना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण का अर्थ संसाधनों का समुचित एवं सतत उपयोग है। इसमें सतत उपयोग के अंतर्गत हम भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हैं और अपने विकास के लिए प्रकृति का क्षरण करना कहीं न कहीं से मानवीय जीवन या फिर मानवीय अस्तित्व के लिए भी खतरनाक है। और इसके साथ